नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को मासिक करंट अफेयर के क्रम में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह का वीडियो अपलोड कर दिया था। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सप्ताह के वीडियो अपरिहार्य कारण से समय से अपलोड नहीं हो सके, जिन्हें मैं अगले 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। इसी क्रम में द्वितीय सप्ताह का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने प्रथम सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगा। चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें। इसका कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, हमें अगली वीडियो बनाने हेतु मोटिवेशन व सुझाव जरूर प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फरवरी माह के दूसरे सप्ताह का वीडियो। किस राज्य ने एथलीट हिमा दास को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो आसाम इसका उत्तर सही है। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया। हिमा दास असम में नगांव जिले में असम के नगांव जिले के धींग गांव की रहने वाली हैं। जी हाँ, धींग गांव ये ऐसा गांव है जिसके बारे में एक बार पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि धींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो धींग एक्सप्रेस के नाम से भी हिमा दास को ही जाना जाता है। हिमा दास एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्हें IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकेंड में यह उपलब्धि उनको प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। यूनेस्को के मुताबिक अगर करीब 30% छात्राओं ने इस साल उच्च शिक्षा के लिए स्टेम से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया। विश्व स्तर पर महिला छात्रों का नामांकन प्राकृतिक विज्ञान, IT, गणित, सांख्यिकी और निर्माण, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में विशेष रूप से कम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण देख लीजिए। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। अब बात आती है 8 मार्च की। तो 8 मार्च का को महिला दिवस मनाया जाता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक महिला दिवस। तो महिला दिवस दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा था। इसका बीजारोपण 1908 में हुआ था, जब 15,000 से ज़्यादा औरतों ने न्यूयॉर्क में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी और अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाने का मतलब ये है कि इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ाना है। दुनिया में दालों के महत्व को समझने के लिए 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलन बर्डर मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। दूसरी चीज़ ये एलन बर्डर मेडल इनको तीसरी बार मिला है। इससे पहले क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 4 बार ये मेडल मिल चुका है, तथा स्टीव स्मिथ को ये मेडल 3 बार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 50वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स जारी कर रखा है। इस लिस्टिंग में दुनिया में इनोवेशन यानी कि नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आया हुआ है, यानी कि इससे पहले भारत जो है आपका 54 के पायदान पे था। इसके अलावा अमेरिका टॉप 10 से बाहर हुआ है और चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना इस साल 16वें स्थान पर है, जो कि एक साथ नीचे है, एक पायदान नीचे गिरा हुआ है।
अर्थात अगर रैंक को छोड़ देते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भारत ने की है, जिसने 4 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है भारत, और बाकी अमेरिका भी 1 पायदान नीचे गिरा है, 1 पायदान नीचे गिरा है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से 18 माह बाद 4G सेवा बहाल की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में 18 माह बाद 4G सेवा बहाल की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को 18 माह पहले 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया था। धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर जो साधारण राज्य था उसको 2 भागों में बांटकर उसको दोनों भाग जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके अलग यूनियन टेरिटरीज के रूप में बना दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और तथा दूसरा लद्दाख, और दोनों के दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए गए। तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां 18 माह बाद 4G सेवा बहाल की गई। अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? पहले इसमें कम था, अब यह 11.5% का इन्होंने अनुमान लगाया है। RBI ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति में कोविड-19 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए थे। केंद्रीय बजट 21-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान आदि जैसे कार्यों पर जोर देने के लिए विकास की गति को तेज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। केंद्र सरकार ने OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितना समय बढ़ाया है? तो ये आपका 31 अगस्त 2021 तक उप श्रेणीकरण के लिए समय बढ़ाया। इसके पहले भी समय बढ़ाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग, जी हाँ ये याद रखिएगा, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है OBC का उप श्रेणीकरण के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो उसको रोहिणी आयोग कहते हैं। इसका कार्यकाल 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया। रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया गया था, वो भी संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन किया गया था। उस समय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मात्र 12 सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि इसके बाद कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये मयूर पक्षी नहीं है, बाज नहीं है, मोलाल पक्षी है। मोलाल पक्षी ये आप जो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये मोलाल पक्षी मयूर पक्षी की तरह होता है। इसके सिर पर जो पंख निकले होते हैं इसको कलगी बोलते हैं। और ये कलगी हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी लोग हैं वो लोग अपनी टोपी पर लगा के पहनने में बहुत ही प्रतिष्ठा महसूस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने के लिए बहुत ही कड़ी रोक लगा दी है। स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम यानी कि 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने पर 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और कम से कम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वो भी इसलिए क्योंकि ये वहाँ का राज्य पक्षी भी घोषित हो चुका है। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्रेन है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी आपका मोलाल पक्षी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को 1 साल के अनुबंध से बाहर किया? इनकी जगह पर नए खिलाड़ी कौन से लिए गए? तो नए खिलाड़ी पहले कौन से लिए गए ये देख लेते हैं। तो ये है आपके अंशु मलिक और सोनम मलिक। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान सुनील कुमार और साक्षी मलिक इन दोनों को जो है वार्षिक अनुबंध से बाहर किया। इनकी जगह आपके अंशु मलिक और सोनम मलिक को जो है लिया गया। अंशु मलिक 57 किलोग्राम के भार की हैं और सोनम मलिक आपकी 62 किलोग्राम भार से हैं। एक कैटेगरी में शामिल किया गया। सुनील और साक्षी अनुबंध ए श्रेणी का हिस्सा थे जिनमें 20 और 21 के तहत उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। ये एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने 8 फेरे लेकर विवेक संग शादी की थी। और दूसरी आपकी जो थी बबीता फोगाट जो इनको कहते हैं, और दूसरे थे आपके
पहलवान बजरंग पूनिया, इन्होंने संगीता फोगाट के साथ शादी की थी। प्रश्न नंबर 43, यूपी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने पर जमीन कितने अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? तो ये आपका 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। इससे ज़मीन पर होने वाला फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। ज़मीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी आए दिन जो होती रहती है उससे रुकावट होगी। इसके अलावा ये जो भूमाफियाओं का बहुत बड़ा दबदबा चल रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक रोक लगेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन और विरासत से जुड़े विवादों को ख़त्म करने के लिए योगी ने एक विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रखी है। विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किस देश ने होप प्रोब मार्स मिशन के तहत अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में पहुंचाया? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहले ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। जैसे कि भारत ने पहले ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। यूएई का होप यान लगभग 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के पकड़ में आने के लिए यूएई के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान को लगभग 27 मिनट तक चालू रखा। होप मार्स मिशन को साल 2014 में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जी हाँ, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये 2017 के गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा घोषित किए गए रणनीति और वैज्ञानिक राष्ट्रीय पहल माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, कौन सा राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ? बहुत ही भटकाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जापान, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर दोस्तों अमेरिका ही होगा, क्योंकि अमेरिका की सरकार जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो डोनाल्ड ट्रंप एक इकोनॉमिकल प्रेसिडेंट कहे जा सकते हैं। वो जो है सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। वर्ल्ड का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लाइमेट कहाँ जा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, मानव जाति कहाँ जा रही है उससे कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने जो है अपने फैसले में मानवाधिकार परिषद से जो है अपने एक ऐसा फैसला दिया था कि मानवाधिकार परिषद से वो बाहर चले गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवाधिकार परिषद विश्व का अग्रणी मंच है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तौर तरीके और विशेष प्रक्रियाएं, कार्रवाई तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसियां दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने में शामिल हैं। यह एजेंसी मानवाधिकार के उल्लंघन की स्थिति का अवलोकन भी करती है और इसमें दोबारा से इस परिषद में अमेरिका ने आने का फैसला ले लिया। क्यों फैसला ले लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई है और इस समय जो आपके डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर आ गए हैं जो बाइडेन। अगला प्रश्न, कौन सी कोबरा यूनिट ने महिला कमांडो की पहली टुकड़ी शामिल हुई? ये आपकी सीआरपीएफ में शामिल हुई। ये सीआरपीएफ में क्यों शामिल हुई, इसका कारण यह है कि सीआरपीएफ की सभी 6 महिला बटालियनों में 34, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 34 महिला कमांडो का चयन किया गया है। इन्हें 3 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीआरपीएफ ने नक्सलियों से लोहा लेने हेतु अपनी प्रतिष्ठित कोबरा यूनिट में शामिल करने को महिला कमांडो की पहली बैच का चयन किया है। सीआरपीएफ के अनुसार उन्हें 3 महीने के कठिन प्रशिक्षण देकर आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ प्लानिंग, फील्ड क्राफ्ट व विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। जंगल में नक्सलियों से मोर्चा लेते समय घिर जाने के बाद खुद को बचाने के तौर तरीके भी इनको सिखाए जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि जो नक्सली लोग जंगल में हैं वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों लोग हैं, तो फीमेल नक्सलियों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए अगर सीआरपीएफ में अगर हम महिला कमांडोज को शामिल करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। किस स्थान से किया? तो साहब ये नई दिल्ली से किया। विषय बहुत अच्छा था इसका, सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए
सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। इसकी थीम थी। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन था। जी हाँ, 20वां शिखर सम्मेलन था। अंतिम क्वेश्चन की ओर, किस देश ने स्पेस प्रोग्राम की घोषणा किया कि साल 2023 तक वे चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य रखे हुए हैं? तो ये पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है, यहाँ तो तख्ता पलट हो चुका है। तो ये है आपका तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। उन्होंने कहा है कि 2023 में देश के गणराज्य बनने से पहले या बनने से 1 साल पूरे होने के तोहफे के अवसर पर ये जो है स्पेस प्रोग्राम की घोषणा करके 2023 को चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य, वो भी अपने खुद के रॉकेट के द्वारा लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। लाइक भी करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।